अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो बच्चों, आज फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और बहुत हल्का सा इसमें ना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, बहुत आसान वाला। मतलब इसमें हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे मैथ्स का, जो कि बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, तो हार्ड नहीं लगना चाहिए। और केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है तुम लोगों ने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो तुम पढ़े हो उसमें भी हम लोग ने रिएक्शन में किस हिसाब से चेंजेस आएगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसको जज किया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्पीड है, जो रेट है, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि एक्चुअली में इंग्लिश वाली डेफिनेशन क्या है केमिकल काइनेटिक्स की, तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स इट डील्स विथ रेट ऑब्लिक स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किस स्पीड से कोई रिएक्शन होती है उसके बारे में ये हमको एक अंदाज़ा बताता है। उसके बारे में ये हमको बताता है कि हमें कैसे रेट को आइडेंटिफाई करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में जितनी भी इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ रिएक्शंस के बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस जो है, जिसमें हम जानते हैं कि ये रिएक्शन होती है अमोनिया फैब्रिकेशन की, जो है रिएक्शन होती है हेबर्स प्रोसेस में। तो जब ये इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है उस समय भी हम लोग यही चेक करते हैं कि भाई इसमें क्या हम चेंजेस करें कि अमोनिया का फैब्रिकेशन ज़्यादा हो। तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी इंडस्ट्री में हम लोग को जज करना पड़ता है कि भाई इसमें टेम्परेचर हम इसका बढ़ा दें कि इसमें कैटलिस्ट डाल दें, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन से फैक्टर पे ये स्पीड डिपेंड कर रहा है। तो उन सभी चीज़ों के लिए सिर्फ ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल जो है वो हो सकते हैं। और इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सभी चीज़ें, वो सभी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा। हमको जज करना होता है कि काइनेटिकली कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी स्लो है, कौन सी मॉडरेट है, और उसका काइनेसिस सुधारने के लिए हमको उसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिवाइड करूं, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 3 टाइप की रिएक्शंस जो हैं उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहला टाइप है स्लो रिएक्शन। और देखो, क्लासेस तो फिजिकल की मैं स्टार्ट कर दिया हूँ केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ाना, बट आपका क्या फर्ज बनता है कि आप एनसीईआरटी जो है उसको पढ़ते रहो, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सी चीज़ें लिंक रहती हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना तुम्हारी ड्यूटी बनती है। उसके क्वेश्चंस बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, जो यहाँ पढ़ रहे हो उसको रिलेट करो, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। अब स्लो रिएक्शंस में हम लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। स्लो रिएक्शन में द रिएक्शंस
which take a lot of time to occur. और लॉट ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है? अगर मैं टाइम को इसमें ब्रैकेट करके तुम्हें लिखूं तो इट मे टेक मंथ्स टू इयर्स, मतलब कुछ महीने से लेके कुछ साल भर तक का भी समय इसमें लग सकता है। किसमें? स्लो रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है कि चट्टानों का टूटना, है ना। तो चट्टानों का टूटना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस माना जाता है। सालों भर, जन्मों भर लग जाते हैं जब जाके चट्टान टूट टूट के मैदान में कन्वर्ट होते हैं, है ना, समतल जमीन पे कन्वर्ट होते हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। देन नेक्स्ट एग्जांपल जो हम इसका ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन देखो जब रस्ट होता है तो बहुत जल्दी रस्ट नहीं होता है, उसको भी बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके उसमें जंग लगता है। तो जो लोहे पे जंग लगती है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो वेरी स्लो प्रोसेस। होता क्या है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो आयरन ऑक्साइड्स के अलग अलग फॉर्म्स जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पानी मतलब उसमें .XH2O भी आ जाता है, Fe2O3 या FeO.XH2O आ जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंट में उस पर रस्टिंग आती है, लेकिन वो भी बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो वो भी यहीं पे काउंट किया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी स्लो प्रोसेस पे काउंट किया जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये स्लो होते हैं। अब इसको मैथमेटिकली तुम कैसे देखोगे उस पर भी थोड़ा एक नजर डालो। जैसे जब हम लोग रेट स्पीड की बात करते हैं तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय द सिंबल आर। आर से मैं इस सिंबल को रिप्रेजेंट करता हूं, रेट ऑफ स्पीड। अब जनरली अगर हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं तो रेट जो है हम लोग वेलोसिटी या स्पीड के टर्म में बोलते हैं, तो डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सीलरेशन बोलोगे तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इस तरह से आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो वर्ड रेट है इट इज सेड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो है इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं। रेट जो वर्ड है इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा बोलते हैं। तो आर जो है यहां पे केमिकल रिएक्शंस में रेट का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शंस में जो रेट का मतलब है उसका ये मतलब है कि कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। बात समझो, जब हम लोग नॉर्मली स्पीड रेट की बात करते हैं तो भाई कौन कितनी तेजी से जा रहा है आ रहा है ये बात करते हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में या केमिकल इक्वेशंस के ऊपर अगर मैं बात करूं, केमिकल रिएक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूं कि भाई रेट का मीनिंग क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर रेट का मीनिंग होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कंसंट्रेशन उसका चेंज हो गया, किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो इसीलिए जो आर है उसका जो जनरल फॉर्म अगर मैं बताऊं, मैथमेटिकल फॉर्म, तो आर का मैथमेटिकल फॉर्म होता है कि आर इट इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अभी डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी का मतलब है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, सी मतलब कंसंट्रेशन। तो डेल्टा सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टाइम। तो बेसिक सी बात समझो कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट निकाल रहे हैं। यहाँ पे रेट का मीनिंग क्या है? केमिकल इक्वेशन में ऐसा थोड़ा ना कि इक्वेशन भाग रही है या दौड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अपन। तो केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं रेट की, तो रेट का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है,
वो होता है कि पर्टिकुलर टाइम में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का चेंज हो गया, उसको हम लोग रेट का नाम देते हैं R इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो वही देखो, अगर मैं स्लो रिएक्शन की बात करता हूं, तो स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इस तरह की जो रिएक्शन है, या इवन जो फूड डाइजेशन होता है ना, जैसे अगर मैं डाइजेशन ऑफ फूड भी अगर बोल दूं, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड मतलब ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, है ना। एंजाइम्स की प्रेजेंस में तो फूड जो है वो 4-5 घंटे में लगभग डाइजेस्ट हो जाता है। तुम खुद सोचो डाइजेशन ऑफ फूड कितना टाइम लगाता है जनरली। अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा भर भर के खा लेते हो किसी दिन, या मान लिया किसी दिन नॉनवेज खा लिया बहुत ज़्यादा, है ना, तो नॉनवेज में तो टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, टूटने में, तो उसमें थोड़ा सा तुमको 1-2 घंटा ज़्यादा लग सकता है। पर जो जनरल टाइम होता है डाइजेशन का, द जनरल टाइमिंग इज 4 to 5 आवर्स। 5 घंटे में जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ अगर मैं एंजाइम्स बोलूं, तो इन द एब्सेंस ऑफ अगर मैं एंजाइम्स बोलूं, तो खाना जो है, अगर पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब हमारी बॉडी में नहीं है, तो खाना 48 से 72 घंटे भी लगा सकता है। मतलब कि 2-3 दिन तक तुम्हारा खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन का होना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर, अदरवाइज खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पड़े पड़े सड़ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो ये नहीं सोचना कि भाई आज जाके तुम लोग अपने एंजाइम निकलवा लो, कि सर खाना मतलब पड़ा रहेगा तो मतलब भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। खाना सड़ जाएगा पड़े पड़े, और उसके बाद फिर जो है तुम्हें दिक्कत होगी। जितना तुम खाने में पैसा बचाओगे उतना तुमको हॉस्पिटल में फिर पैसा लग जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी स्लो प्रोसेस में काउंट किया जाता है ना। यहाँ पे मंथ्स टू ईयर्स में फ्यू डेज टू मंथ्स टू ईयर कर लो, अगर ज्यादा तुमको स्पेसिफिक होना है तो फ्यू डेज टू मंथ्स टू ईयर्स, ठीक है। उन सभी को हम लोग स्लो में काउंट करते हैं। अब देखो स्लो रिएक्शंस, जैसा मैंने बताया मैथमेटिकली हम लोग कैसे डील करेंगे, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी अगर है, तो क्योंकि स्लो रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि इसका डेल्टा टी जो है वो ज्यादा लग रहा है। भाई ज्यादा टाइम लग रहा है तभी तो स्लो है। और डेल्टा टी अगर ज्यादा है तो सिंपली तुम देख सकते हो फॉर्मूले से कि अगर डेल्टा टी ज्यादा है इट मीन्स कि क्या, आर विल बी लेस। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्लो रिएक्शन है। तो फॉर्मूले से देखोगे तो अगर इसको स्लो रिएक्शन मतलब डेल्टा टी ज्यादा लग रहा है तो ये कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला फैक्टर अगर ज्यादा है तो डिवाइड करोगे तो कम हो जाएगा, तो रेट विल डिक्रीज। तो जिसका रेट कम होता है दैट इज स्लो रिएक्शन। ये हो गया टाइम के बेसिस पे। आर के टर्म में तुमको बोलना है तो आर के टर्म में यहां से क्या बोल सकते हो, रिएक्शंस हैविंग वेरी लेस rate are called slow reaction, are called slow reaction। तो ये सबसे पहला हुआ स्लो रिएक्शन वाला पार्ट, इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि मैं फिर सेकंड पे आऊं। आई होप नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन पे चलेंगे जो कि है मॉडरेट रिएक्शन।
से ही ले लेते हैं थोड़ा। मॉडरेट रिएक्शन, अभी हमने देखा कि स्लो रिएक्शन, उसमें देखा तुम लोगों ने कि R बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बहुत ज्यादा, R बहुत कम, इस तरीके से। मॉडरेट रिएक्शन में द रिएक्शंस which takes few hours to days, reaction which take few hours to days are called moderate reaction. Are called moderate reaction. तो जिसको कुछ घंटे से कुछ दिन लग जाए उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन में काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होता है, आई होप तुम लोगों को ये रिएक्शन याद होगा, पहले भी केमिकल रिएक्शन में तुम लोग पढ़ चुके हो। ये वाटर और O2 निकालता है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये रिएक्शन एक मॉडरेट रिएक्शन में काउंट होती है क्योंकि इसको कुछ घंटे लग जाते हैं। सिमिलरली जो हेबर्स प्रोसेस था, N2 + 3H2 gives twice of NH3, ये भी मॉडरेट में काउंट होता है, इसको भी कुछ घंटे लग जाते हैं रिएक्शन को। देन एक और रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। तो ये जैसे मान लो कि CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बनाएगा, CH3COOH + C2H5OH, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ स्लो रिएक्शन, है ना। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस जो कि मॉडरेट हैं, उसका ये एग्जांपल हो गया। इसमें भी अगेन हम आते हैं R बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग डेल्टा टी को बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, तो इसमें लेकिन ये बोल सकते हैं कि डेल्टा टी जो है वो मॉडरेट टाइम है। तो मॉडरेट टाइम है तो R भी क्या हुआ, मॉडरेट टाइप का हुआ। तो रेट के हिसाब से मॉडरेट रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि द रिएक्शन हुज रेट इज ऑप्टिमम मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, उसको हम लोग किस में काउंट कर सकते हैं भाई, उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड टाइप, इसको भी नोट कर लो। इसके बाद तीसरे टाइप पे चल रहे हैं। और एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको लिख लो ताकि इसको फिर रफ करके लिखूं। आई होप लिख लिया होगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडरेट रिएक्शन का, उसको देखो कि क्या बताने जा रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि मॉडरेट रिएक्शंस जो हैं, मॉडरेट रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन है जिसका हम लोग एग्जैक्ट रेट पता कर सकते हैं। द ओनली टाइप ऑफ रिएक्शन whose rate can be determined exactly are moderate reaction। इस पॉइंट को भी फिर से जब हम लोग फास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें भी काउंट करेंगे, बट अभी के लिए ये ध्यान रखो कि
हम लोग खाली मॉडरेट रिएक्शन का ही रेट पता कर सकते हैं, ना ही स्लो का पता कर पाएंगे और ना ही फास्ट का पता कर पाएंगे। और ऐसा क्यों, उसको भी तुमको आगे रीजन जब फास्ट रिएक्शन पढ़ा देंगे उसके बाद फिर से ये पॉइंट को वहां पे एलाबोरेट करके तुमको बताएंगे। बट ये पॉइंट को ध्यान रखना कि हम लोग सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का ही एग्जैक्ट रेट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं विच इज फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन में क्या कि जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं एकदम जल्दी से, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर। तो द रिएक्शन which occur in fraction of seconds very quick are called fast reactions. The reactions which occur very quickly in fraction of seconds, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का जनरली जो ऑर्डर होता है वो मान लीजिए 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -15 या कभी कभी 10 की पावर -4 सेकेंड्स के अंदर मतलब अगर आता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसका है, ये फास्ट रिएक्शन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक बात तो क्लियर है इसका कि इसका जो डेल्टा टी लगना है, इसका डेल्टा टी बहुत ही कम लगना है बेटा। द टाइम टेकन इज वेरी वेरी लेस। क्या हो, ठीक है। तो रिएक्शन जो है बहुत जल्दी हो जाती है, और बहुत जल्दी हो जाएगी मतलब उसमें बहुत कम टाइम लगना है। तो डेल्टा टी इज वेरी लेस। अगर डेल्टा टी वेरी लेस है, इसका सिंपल से मीनिंग है कि रेट इज वेरी हाई, आर बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन जो है इसका एक टाइप है फास्ट रिएक्शन का, क्योंकि कंबशन रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम देखो कि जब तुम गैस सिलेंडर ऑन करते हो एलपीजी वाला, उसमें तुम कंबशन रिएक्शन ही कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला रहे होते हैं, तो कैसे तुरंत आग पकड़ लेता है। तो कंबशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ वेरी क्विक रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो है जल जाएगा। अगर मान लो कंबशन रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चलता तो तुम लोग गैस जलाते जलाते बिहान कर देते। तो इसीलिए कंबशन रिएक्शन जो है बहुत जल्दी होता है, इसका फायदा तुमको मिलता है खाना पकाते वक्त। देन सेकेंड टाइप जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब मतलब कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर टाइप का जब चीज बनता है, तो वो भी किस में काउंट किया जाता है भाई, वो भी फास्ट, क्योंकि वो तुरंत हो जाता है। देन नेक्स्ट टाइप इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बहुत जल्दी होता है। जैसे एक जनरल एग्जांपल मैं बोलूं, जब AgNO3 वाला रिएक्ट करवाते हो तुम लोग और NaCl के साथ, और फॉर्म हो जाता है AgCl प्रेसिपिटेट, AgCl द वाइट येलोइश प्रेसिपिटेट। तो जो फॉर्म होता है बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या है, एक बहुत ही क्विक प्रोसेस है, बहुत ही तेज प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं वो फास्ट रिएक्शन का पार्ट है। तो फिर से हम आ रहे हैं, R बराबर डेल्टा C बाय डेल्टा T। हियर डेल्टा T इज वेरी लेस, R is very high, so the reactions whose rate is very high are called fast reactions.
जिसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन में काउंट करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन हुआ। अब देखो, जो मैंने ये पॉइंट बोला था कि द ओनली टाइप ऑफ रिएक्शन हुज रेट कैन बी डिटरमाइन एग्जैक्टली आर मॉडरेट रिएक्शन, ये क्यों बोला था उस पर फोकस करते हैं। तो इसलिए बोला कि जैसे ये फास्ट है, तो अगर ये फास्ट है तो इसका डेल्टा टी बहुत ही कम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाता है। तो जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगा तो तुमको पता ही नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगा। तो यहाँ पे जो हम लोग टाइम कैलकुलेशन होता है फास्ट रिएक्शन में, वो अप्रोक्सीमेट टाइम होता है। ध्यान रखें कि जब भी टाइम कैलकुलेशन होता है तो वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट टाइम होता है। किसमें? तो फास्ट रिएक्शन में, क्योंकि इतनी जल्दी हो जाता है कि तुमको पता ही नहीं चलता है। सिमिलरली जो स्लो रिएक्शन था, स्लो रिएक्शन में इतना धीरे धीरे होता है, या पता चला इतना सालों करोड़ों लग रहा है टाइम, और तब जाके वो प्रोसेस होता है। तो उतने तक तो कोई जिंदा भी नहीं बचा है बेटा। तो जब जिंदा भी नहीं बचा है तो कैसे टाइम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेगा? तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि उस केस में एग्जैक्ट नहीं, उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला की, अरे इतने में अगर इतना चला गया तो इतने में इतना आगे चला जाएगा। तो वो हम लोग एग्जैक्ट नहीं करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं ट्रेंड को देखते हुए। तो स्लो रिएक्शन भी एक तरह का अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है, फास्ट रिएक्शन भी एक तरह का अप्रोक्सीमेट रेट की बात करता है। लेकिन जो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको कि कुछ दिन से लेके कुछ महीने तक आप देख पाते हो, जो आपके ऑब्जर्वेशन में है, उसमें तो आप जिंदा हो, उसमें आप प्रोसेस को समझ सकते हो, सिस्टम आपके कंट्रोल में है, और कंट्रोल में है तो आप उसमें एग्जैक्ट टाइम में एग्जैक्ट कितना कंसंट्रेशन में चेंज आए वो पता कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई मॉडरेट रिएक्शन ही खाली एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एग्जैक्ट रेट पता होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो, फास्ट में टाइम बहुत ही कम होता है कि डिटेक्ट नहीं हो पाता। स्लो में जो पहले पढ़ाया था, जो इसके पहले पढ़ाया था स्लो रिएक्शन, स्लो में टाइम जो है इतना धीरे होता है कि क्या पता बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो आदमी है ही नहीं प्रेजेंट, या उसमें हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं अप्रोक्सीमेट कुछ फॉर्मूला लगा के। लेकिन मॉडरेट में क्या है, तुम्हारे पास सिस्टम है, और तुम्हारे पास अगर सिस्टम है तो बिल्कुल तुम जज कर सकते हो भाई कितने टाइम में कितना गया। तो मॉडरेट ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग को बात करना है, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और दोनों पे ही बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो थोड़ा तुमको सतर्क रहना है दोनों से। एक और टाइप होता है वैसे तो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि एक पार्ट है इंस्टेंटेनियस वाले का, तो उसको भी हम अलग से करके आपको दिखा देंगे। सबसे पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग पहले समझो कि क्या है। जैसे तुम लोग हमेशा बोलते हो एवरेज, मीन, मैथ्स में भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में, कि भाई एवरेज निकालो, इतने का एवरेज निकालो। इन द सेम वे यहाँ पे भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग कुछ ऐसा ही है कि हम लोग ऑन एन एवरेज बात करेंगे। मतलब कि इतने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो गया, उसकी एग्जैक्ट जो हम लोग बात करते हैं वो एवरेज में काउंट होता है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन which is calculated on an average time interval
is called एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जो हम लोग बात कर रहे थे R बराबर डेल्टा C बाय डेल्टा T, तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे ये एक्चुअली में क्या है कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक पार्ट होता है। अच्छा, एक बात और कि जब हम लोग डेल्टा C बाय डेल्टा T की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज तो भाई दोनों में आ सकता है। कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट में भी आ सकता है और प्रोडक्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो पार्ट इसके मैं कर देता हूँ कि फॉर रिएक्टेंट्स अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स को अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो जनरली ऐसा है कि रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले से मान लिया कि पहले 10 मोलर था तो मान लिया 5 मोलर हो गया। तो जब तुम डिफरेंस लोगे डेल्टा सी करोगे तो डेल्टा सी फिर नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा सी क्या आ जाएगा? नेगेटिव है। तो फॉर रिएक्टेंट्स अगर मैं बोलूं तो फाइनल कंसंट्रेशन इज जनरली लेस देन द इनिशियल कंसंट्रेशन। CF का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, CI का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होगा? थोड़ा कम ही होगा। तो यहां पे जब आप डेल्टा सी निकालोगे जो कि है CF माइनस CI, तो यहाँ का जो डेल्टा सी होगा वो क्या होगा भाई? वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन रेट जो हम लोग बात कर रहे हैं, R की जो हम लोग बात कर रहे हैं, रेट मतलब होता है कि रिएक्शन का स्पीड कितना है, किस तेजी से रिएक्शन हो रही है, इस साइड या उस साइड, है ना, फॉरवर्ड साइड या फिर बैकवर्ड साइड। तो रेट नेगेटिव में तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई रेट जो है -5 से चल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा भले बोलेंगे कि 5 से डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो, या 5 से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रेट जो है हम लोग जब बोलते हैं तो बोलने में हम लोग रेट को पॉजिटिव रख के बोलते हैं। तो रेट इज पॉजिटिव और R इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इस कंडीशन को तुमको होल्ड करवाना है कि R इज ऑलवेज पॉजिटिव तो तभी हो पाएगा बेटा जब रेट कैलकुलेशन करोगे तो इसमें R के आगे एक नेगेटिव साइन को तुमको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि डेल्टा T तो जो है वो है कि TF माइनस TI, और टाइम का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई आगे का जो टाइम है वो आगे ही होगा, वो कम कैसे होगा फाइनल जो टाइम है। तो ये होगा पॉजिटिव। तो इस वजह से रिएक्टेंट्स के लिए अगर आप रेट की बात करोगे तो फॉर रिएक्टेंट्स R आपको क्या बोलना पड़ेगा? माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। ये आपको लिखना पड़ेगा किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट्स। ना रिएक्टेंट के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, B पार्ट, जो कि फॉर प्रोडक्ट्स है। पहले इतना इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग B पार्ट पे आ रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ही B पार्ट। वो है फॉर प्रोडक्ट्स। तो जब हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो अगेन मैं जैसे एवरेज रेट यहाँ पे भी लिखने जा रहा हूँ, R बराबर डेल्टा C बाय डेल्टा T।
प्रोडक्ट्स में लेकिन क्या है कि जब तुम लोग डिफरेंस लोगे तो वो डिफरेंस कंसंट्रेशन का पॉजिटिव होगा, क्योंकि जनरली ऐसा बोला जाता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब अगेन मैं बोलूँ कि जनरल चीज है कि जनरली ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। मान लो किसी रिएक्शन में अगर घट रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसको फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से तुमको चेंज करना पड़ेगा डेफिनेशन। लेकिन जनरली जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, इस तरह से कोई रिएक्शन चलती है। तो आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। अगेन डेल्टा सी जो लिखोगे सी एफ माइनस सी आई, ध्यान रखना कि ये चीज यहाँ पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जनरली बढ़ रहा है। और डेल्टा टी तो अपना वही है टी एफ माइनस टी आई, तो वो तो पॉजिटिव होता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब तुम रेट निकालोगे तो डेल्टा सी बटा डेल्टा टी करोगे, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ध्यान रखो कि यहाँ पे तुम प्लस लगाओ नहीं लगाओ बात बराबर है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस यूज्ड और नॉट यूज्ड makes no difference here। यहाँ पे आप प्लस लगाओ या नहीं लगाओ साइन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी सी एफ वही है फाइनल कंसंट्रेशन, और सी आई है इनिशियल कंसंट्रेशन। टी एफ है फाइनल टाइम, टी आई है इनिशियल टाइम। तो ये प्रोडक्ट्स की बात होगी। प्रोडक्ट्स में आपको जरूरी नहीं है कि आप प्लस लगाए नहीं लगाए, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब हम लोग इसके ग्राफ्स को देखने जा रहे हैं, तो ग्राफ्स को थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ग्राफ के बेस पे बहुत ढेर सारे सवाल ऑलरेडी पूछे हुए हैं। आपको ग्राफ से चीजों को निकालना आना चाहिए जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नीट में तो खैर मेडिकल एग्जाम में तो ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, लेकिन जेई वाले एग्जाम में, आईटी के एग्जाम में ग्राफ से आपको चीजों को डिड्यूस करना आना चाहिए। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन इंजीनियरिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान से देख लो। ग्राफ रिलेटेड टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इसमें भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो मैं बनाने जा रहा हूं ये है फॉर रिएक्टेंट्स। तो एक रिएक्शन अगर आप ले लो, मान लो कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो मैं ऐसा जनरली सोच रहा हूं कि विथ टाइम A का जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज हो रहा है, B का भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और C का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, D का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। ध्यान रखना कि जब हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, जिसको 11 में पढ़ चुके हो तुम लोग बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि y एक्सिस को मैंने कंसंट्रेशन दिया है नाम, और x एक्सिस को मैंने टाइम नाम दिया है। जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व हम लोग खींच रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर रिएक्टेंट्स के लिए। तो जैसा मैंने बोला कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो मान के चलो यही। और इस हिसाब से आप एक ग्राफ खींच सकते हो कि पहले जो है कुछ कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, कुछ लेवल पे आप मान सकते हो,
और उसके बाद वहां से वो कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हुआ। इस तरह से आप ऐसा सोच सकते हो। इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन होगा ए बी का, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाई एक्सिस देख रहे हो, कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है कम हो रहा है। आप इनिशियल टाइम कुछ मान लो कि ये है टी आई, ये मेरा इनिशियल टाइम है। और यहाँ पे आप कुछ मान लो कि ये है टी एफ। तो टी आई के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सी आई। टी एफ के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सी एफ। इस तरीके से बोलेंगे। और ये जो डिफरेंस होगा सी एफ माइनस सी आई, तो आर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ सी एफ माइनस सी आई बाय टी एफ माइनस टी आई। ये रिएक्टेंट के लिए आपको कर्व से इस तरह से आपको मेंशन करना है। मतलब जो डेल्टा होगा दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर डेल्टा सी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली चीजों को ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये रिएक्टेंट के लिए हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए बना देते हैं। तो फॉर प्रोडक्ट तो ध्यान रखना, एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं, ऑन एन एवरेज करके देख रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला हूँ। ऑन एन एवरेज जितना भी आपको टाइम लगा है उसके लिए कितना लगता है, उसके लिए कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, उसकी हम लोग बात करते हैं। फॉर प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन उसका कर्व बनाते हैं। कंसंट्रेशन टाइम, और जैसा मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि भाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ते हुए दिख रहा है, तो पहले आप मान के चलोगे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले स्टार्टिंग में T0 पे कुछ था ही नहीं, ऐसा भी आप मान सकते हो। तो मानोगे तो वहां से फिर कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। इस तरह से आप सोच सकते हो। तो ये T0 वाला पॉइंट था। आप इनिशियल टाइम 0 को भी ले सकते हैं, आप इनिशियल टाइम कुछ और भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरा टी आई है, टी आई के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा सी आई, ये मेरा टी एफ है, टी एफ के कोरस्पॉन्डिंग होगा सी एफ, इतना होगा। और यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे कि आर का, तो क्योंकि देखो सी एफ बड़ा है सी आई से, ग्राफिकली भी दिख रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये थ्योरेटिकली, तो हो जाएगा कि प्लस सी एफ माइनस, या प्लस नहीं भी लगाओगे तो जैसे मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो सी एफ माइनस सी आई डिवाइड बाय टी एफ माइनस टी आई, ये हो जाएगा रेट। और रेट यहाँ पे पॉजिटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात को हमेशा रखना। तो ये हो गया यहाँ का डेल्टा सी, और ये यहाँ का हो गया डेल्टा टी। इस लाइन को हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन R is always positive whether it is reactant और प्रोडक्ट। चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहता है भाई, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ हो गए रिएक्टेंट साइड के और ये प्रोडक्ट साइड के। तो ये सबसे पहला पार्ट था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको देखो।
इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में तुमने क्या पाया, तुमने ये पाया कि भाई हम लोग एक टाइम इंटरवल के लिए रेट को चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ऑन एन एवरेज कितना लगता है वो हम लोग चेक करते हैं। तो एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी, पूरा टीएफ और टीआई का गैप तुम्हारे पास था। लेकिन मान लो तुमसे कोई पूछ लिया कि भाई मुझको 10 से लेके 50 सेकंड के बीच में कितना रेट चेंज हो, वो नहीं जानना है, मुझको ये जानना है कि भाई 25वें सेकंड पे रेट क्या था। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, वो जब हम लोग पता करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम लोग रेट पता करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हेन rate of reaction is calculated not for a time interval but at a particular इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप रेट पता करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एवरेज रेट की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें उसका जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो है कि भैया बताओ 10 से लेके 50 सेकंड के बीच में रेट कितना है। लेकिन जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि भैया बताओ कि एट 30th सेकेंड रेट कितना है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर रेट पूछ लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर पूछना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमको अगर रेट निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुमको उसका जो गैप है, तुमको उसका जो टाइम वाला गैप है उसको एकदम मिनिमाइज करना है, उसको एकदम नेग्लेक्ट करना है। मतलब जो अपन लिख रहे थे अभी तक R बराबर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, जो हम लोग एवरेज करके लिख रहे थे, इसको अगर मुझको इंस्टेंटेनियस बनाना है तो इंस्टेंटेनियस कैसे बनेगा, इंस्टेंटेनियस बनेगा जब हम लोग क्या कर दें, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर दें, 0 कर दें, इस तरह से। ये था फॉर एवरेज, ये कर देंगे फॉर इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस के लिए एक फॉर्मूला लिखना चाहूं तो बन जाएगा R बराबर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और यहां पे तुम लिमिट लगा सकते हो कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस तरह से आप बोल सकते हो। और जब तुम लोग ऐसा बोलोगे तो क्या हो जाएगा कि वो डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैथ्स फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा तुमने। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट जब हम लगा रहे हैं तो ये कैसा दिखा देगा, ये हो जाएगा कि डीसी बाय डी, इसको हम लोग डीसी बाय डी बोल सकते हैं। अब अगेन वही बात है कि इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं फिर से बात करता हूं, सेकेंड करके पार्ट ए को लेके बात करते हैं। पार्ट ए जो अपना है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर रिएक्टेंट्स, फॉर रिएक्टेंट्स
तो रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि जनरली CF इज लेस देन CI, CF CI से कम होता है, और कम अगर होता है तो TF तो हमेशा TI से बड़ा ही होगा। तो रिएक्टेंट्स में भी बात आएगी तो फिर से डेल्टा C बाई डेल्टा टी लिमिट 10 to 0 करना ही है लेकिन क्योंकि रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन DC कुछ भी हो, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल चेंज। मतलब अगर मैं बोलूँ कि DC और DT क्या है, तो DC इज द infinitesimally small change in concentration, और DT क्या है, infinitesimally small change in time। तो यहां पे भी रिएक्टेंट के भी केस में क्या करोगे कि R बराबर क्या लिखोगे, -dC/dt लिखना पड़ेगा। R बराबर -dC/dt ये तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन चेंज जब निकालोगे तो DC अगेन फॉर रिएक्टेंट्स क्या निकल के आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि हमारा रेट पॉजिटिव होता है ऑलवेज, तो नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए आगे क्या लगाया जाता है, नेगेटिव का साइन लगाया जाता है जब रिएक्टेंट के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि रेट को क्या रखना है, हमको पॉजिटिव रखना है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसलिए रेट हमारा फिर पॉजिटिव आ जाएगा। और वही अगर मैं बात करता हूं कि फॉर प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करें तो CF is greater than CI, TF is greater than TI, और R बराबर हो जाएगा प्लस dC/dt। प्लस लगाओ नहीं लगाओ यहां बात बराबर है क्योंकि इसका जो DC है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट को हम लोग मान के चलें कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज ही कर रहा है। तो एक बार देख लो, एवरेज रेट जो इसके पहले हम डिस्कस किए थे उसका मीनिंग क्या है। उसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे मैंने यहाँ पे 10 से लेकर 50 सेकेंड लिख दिया, तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रेट कितना था, ये अगर कभी निकालना होता है तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट। और अगर एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 38 सेकेंड पे रेट कितना है, तो वो निकालोगे तो उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट में काउंट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड नॉट फॉर अ टाइम इंटरवल बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे अगर निकालोगे तो इंस्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 30वें सेकंड पे बताओ कितना है, मैंने ऊपर एक टाइम इंटरवल का गैप लिया है, लेकिन नीचे क्या लिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पूछ लिया है। तो R बराबर डेल्टा C बाई डेल्टा टी, ये तो एवरेज के लिए यूज करते ही हो, लेकिन ये इंस्टेंट में चेंज हो जाएगा जब डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दोगे। R बराबर लिमिट टेंस डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा C बाई डेल्टा टी, और लिमिट लगा दिया तो उसको DC बाई dt अपन बोल सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के लिए वो आएगा नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। अब हम लोग इसके भी ग्राफ पे चल रहे हैं, तो ग्राफ को देखो कि ग्राफ किस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट में ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें भी
दोनों के लिए हम लोग को ग्राफ बनाना है फॉर रिएक्टेंट्स। फॉर रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। ओके क्या? तो रिएक्टेंट्स के लिए किस तरह से हम लोग को ग्राफ देखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का, तो फिर से मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बेटा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है, अगेन हम लोग जैसे माने थे कि रिएक्टेंट्स पहले था फिर कम होता जाएगा इस तरह से। तो अगर मैं इसको CI बोलता, ये इसको TI बोलता हूँ, इसको TF बोलता हूँ, इसको CI बोलता हूँ, इसको CF बोलता हूँ, तो ये तो एक रेंज में आ गया। लेकिन मुझे इंस्टेंटेनियसली पता करना है तो मैं एक T इंस्टेंट यहाँ पे लेता हूँ, और इस इंस्टेंट पे जो रेट है वो मुझको कौन बताएगा? वो मुझको बताएगा कि अगर मैं इसके इस पॉइंट के अबाउट क्या करूं कि एक स्लोप निकाल दूं, एक टेंजेंट बना दूं, डिफरेंशियल फॉर्म डेल्टा C बाई डेल्टा T। तो दिस पॉइंट इज माय R इंस्टेंट विच इज इक्वल टू माइनस DC बाई dt। वे माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि माइनस कंसंट्रेशन चेंज जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो रेट को पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो प्लस बन जाएगा। तो ये हुआ रिएक्टेंट को लेके कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखो मैंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट पता किया है, तो वो मुझको कौन बताएगा? वो मुझको R इंस्टेंट बताएगा, और इसको अपन tan थीटा भी बोल सकते हैं, जिसे स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम कर्व। मान लो कि अगर यहाँ पे एंगल कुछ थीटा बना देता है, तो tan थीटा विल बी द स्लोप। तो ये हुआ रिएक्टेंट्स को लेके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। हम लोग फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट को लेके ग्राफ को देखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो रेट बताया, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस, और रिएक्टेंट को लेके ये पहला ग्राफ हमने ड्रॉ किया जो कि स्लोप आ जाएगा, क्योंकि ये DC बाई dt कंपोनेंट आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम कर्व। और एकदम इसी तरीके से हम लोग फिर प्रोडक्ट का भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं।